सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ दिल्ली पुलिस 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है, वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। एंड आपके लिए मैं जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो आपका बहुत ज्यादा संभावित हो जाता है, आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा ये प्रश्न, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग इसे तैयार किया गया है। एंड प्लीज गाइज, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और जितने भी पॉइंट मैं लिखाऊंगी उन सारे पॉइंट को आपको नोट करना है और उसका रिवीजन करना है। चलिए, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्न में से बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो बल्ब का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया, थॉमस एडिसन ने किया, या फिर जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या फिर निकोला टेस्ला ने। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस एडिसन ने जो है बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, इन्होंने जो है जलने वाला जो है बल्ब बनाया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है ये खोज कब किया था गाइज, तो याद रखिएगा 1879 में। 1879 में इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा थॉमस आल्वा एडिसन जो थे गाइस, याद रखिएगा इनका पूरा नाम था। इसे जो है महान आविष्कारक कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है महान आविष्कारक। महान आविष्कारक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गाइस इन्हें महान आविष्कारक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजों की खोज की। जैसे सबसे पहले विद्युत बल्ब की खोज की, बल्ब का आविष्कार इन्होंने किया 1879 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने जो है फोनोग्राफ की भी खोज की थी। ठीक है ना, याद रखिएगा फोनोग्राफ। फोनोग्राफ की भी खोज की थी। तो फोनोग्राफ की जो है यहाँ पे मैं खोज लिखा रही हूँ। ठीक है ना, फोनोग्राफ की खोज जो है इन्होंने कब की थी, 1877 में। ठीक है, 1877 में इन्होंने फोनोग्राफ की खोज की थी। फोनोग्राफ बेसिकली क्या था गाइस, ये जो है जो ध्वनि होता है ना उसको रिकॉर्ड करने या फिर जो है सुनने की जो मशीन होती है ना, उसको इन्होंने बनाया था। ठीक है ना, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनका दूसरा आविष्कार क्या था, इन्होंने दूसरा आविष्कार किया था मूवी कैमरा का। ठीक है, मूवी कैमरा। तो मूवी कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कब किया था गाइस, तो 1891 में। ठीक है, 1891 में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने एक और आविष्कार किया था, याद रखिएगा किसका, कार्बन माइक्रोफोन का। ठीक है, कार्बन माइक्रोफोन का। कार्बन माइक्रोफोन का। ठीक है, तो इन्होंने इसका आविष्कार कब किया था गाइस, तो याद रखिएगा 1876 में। इसीलिए इन्हें महान आविष्कारक कहा जाता था। और गाइस, इनसे ना बहुत कुछ सीखने वाली बात है। अगर मैं आपको बताऊं गाइस, तो इनको जो है बचपन में थॉमस आल्वा एडिसन को बचपन में इनको स्कूल से निकाल दिया गया था। ठीक है ना, इनकी माँ ने जो है इनको घर पर पढ़ाया था। और सिर्फ जब ये बल्ब का आविष्कार किए थे तो ये लगभग 1000 से भी ज्यादा टाइम ये फेल हुए थे। ठीक है ना, जब ये बल्ब का आविष्कार किए थे, इतना टाइम फेल होने के बाद जो है इन्होंने जो है फिर भी हार नहीं मानी, फिर बल्ब का खोज किया, इन्होंने बहुत सारी चीजें खोज की। तो ये जो है आप लोगों के लिए सीखने वाली बात है। तो बहुत ये चीज होता है कि इंसान को कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए कि हमेशा आप बेहतर करें। ठीक है ना, तो इनसे आपको इतना पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें guys, तो याद रखिएगा दूसरा नाम किसका है, जेम्स वाट का। तो जेम्स वाट के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है भाप के इंजन में योगदान दिया था। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है कि जो इन्होंने जो है भाप भाप इंजन जो है इनको अधिक प्रभावी और जो है व्यवहारिक बनाया था। तो पूछा जाता है कि भाप के भाप इंजन में भाप के इंजन में योगदान था इनका। ठीक है, जेम्स वाट का। और गाइस याद रखिएगा इन्होंने जो है इन्हीं के नाम पर जो है विद्युत शक्ति इकाई जो रखी गई थी वो इन्हीं के नाम पे रखी गई थी। ठीक है ना, जो एसआई मात्रक जो है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेंजामिन फ्रैंकलिन की,
तो गाइज इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है 1752 में, ठीक है, इन्होंने 1752 में जो है, याद रखिएगा 1752 में इन्होंने बिजली का आविष्कार किया था, बिजली का आविष्कार। बिजली का आविष्कार किया था इन्होंने ही। ये बताया था कि जो बिजली और बिजली गिरना जो है वो एक ही प्रकृति के हैं, इन्होंने ये बताया था, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया था कि बिजली और बिजली गिरना, ठीक है, एक ही प्रकृति के हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, इन्होंने क्या बताया था, बिजली और बिजली गिरना, बिजली और बिजली गिरना एक ही प्रकृति के हैं। इसके बाद बात करते हैं निकोला टेस्ला की, ठीक है ना। तो इनके बारे में आपको क्या याद रखना, इन्होंने किसकी खोज की थी। तो निकोला टेस्ला ने जो है guys, ये देखिएगा जो है एसी प्रणाली की खोज की थी, जिसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, ठीक है ना। तो एसी प्रणाली की खोज की, एसी प्रणाली की खोज की, ठीक है। तो इन्होंने जो है एसी प्रणाली की खोज कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा, तो खोज की थी 1887 में, ठीक है। इसके बाद जो है याद रखिएगा कि ये जो है इन्हें आधुनिक विद्युत प्रणाली का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक विद्युत प्रणाली का, विद्युत प्रणाली का निर्माता कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि काला सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है। तो ब्लैक सी, ब्लैक सी किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है, एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है, यूरोप और एशिया के बीच स्थित है, या फिर यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित है। तो कौन से दो महाद्वीपों के बीच स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोप और एशिया के बीच। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूरोप और एशिया के बीच हमारा काला सागर स्थित है। काला सागर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको याद रखना है, काला सागर जो है ये एक अंतर्देशीय सागर है, अंतर्देशीय, अंतर्देशीय सागर है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि काला सागर का जो पानी होता है वो ऑक्सीजन रहित होता है, यानी कि गहराई में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा काला सागर पानी, काला सागर, काला सागर का पानी ऑक्सीजन रहित होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहित होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी जो है गहराई कितनी है, गहराई, तो याद रखिएगा इसकी जो गहराई है वो है 2212 मीटर जो है इसकी गहराई है, काला सागर पानी की, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इस पे दो जल संधि भी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो एक जल संधि आपका कौन सा है, एक जल संधि है आपका जो है बोस्पोरस जल संधि। ये जल संधि जो है ये किसको जोड़ती है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है, ठीक है ना। तो ये दो जल संधि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला जल संधि आपको कौन सा याद रखना है, बोस्पोरस जल संधि, बोस्पोरस जल संधि। ये जल संधि किसको जोड़ती है गाइस, तो याद रखिएगा ये जल संधि जो है ये काला सागर को किससे जोड़ती है गाइस, मरमरा सागर से, मरमरा सागर से, ठीक है। और दूसरा जल संधि कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा जल संधि है आपका कौन सा है, हाँ, डार्डोनेल्स जल संधि, ठीक है ना, डार्डोनेल्स जल संधि, ठीक है।
तो ये जल संधि जो है ये किसको जोड़ती है गाइस? तो ये जल संधि जो है ये डाडोनस जल संधि जो है ये आपका जो है मरमरा सागर को जो है भूमध्य सागर से जोड़ती है, ठीक है ना। मरमरा सागर को किससे जोड़ती है गाइस? भूमध्य सागर से। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एशिया और अफ्रीका, ठीक है ना। तो एशिया और अफ्रीका के बीच जो है ये क्या स्थित है गाइस? तो याद रखिएगा एशिया और अफ्रीका के बीच जो है ये आपका लाल सागर है, ठीक है ना। काला सागर, लाल सागर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। काला सागर कौन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? यूरोप और एशिया। यही अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है, तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच आपका कौन सा सागर? लाल सागर स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपका कौन सा हो गया गाइस? याद रखिएगा ये जो है एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये इसके बीच जो है दो सागर स्थित है। एक तो आपका दो महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, और दूसरा कौन सा? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। यहाँ पे जो है जोड़ नहीं होगा, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा। यहाँ पे दो ये स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा आपका यूरोप और अफ्रीका एक बच जाता है। इसके बीच जो है ये आपका कौन सा? भूमध्य सागर आता है, ठीक है ना। भूमध्य सागर। एक काम करती हूँ मैं अलग कलर ले लेती हूँ, अगर सेम सेम कलर रहेगा तो यहाँ पे आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। भूमध्य सागर, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड रिपन, या फिर लॉर्ड कर्जन ने? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो सबसे पहले हम इनाम कमीशन के बारे में बात करेंगे गाइस। तो इनाम कमीशन की सबसे पहले हम स्थापना के बारे में बात करेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ था और इसके स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1852 में हुई थी, ठीक है। 1852 में हुई थी, ठीक है ना। 5 इसको सही से लिख देती हूँ। 1852 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था ये याद रखिएगा। यानी इनाम कमीशन लाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जो जमींदारी और जो इनामी भूमि की जो है उसकी क्या करना? समीक्षा करना। पहले जो है इनाम में जो है भूमि दी जाती थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जमींदारी, जमींदारी और इनामी भूमि की, इनामी भूमि की समीक्षा करना। तो ये था इनाम कमीशन के बारे में। अब हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे उस समय क्या थे गाइस? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी जो है उस समय जो है गवर्नर जनरल के पद पे थे, ठीक है। तो उस समय जो है क्या थे? गवर्नर जनरल, जनरल। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था गाइस? तो याद रखिएगा इनका कार्यकाल था 1848 से 1856, 1856, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है इनसे रिलेटेड जो जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है मैं वो लिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो है हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा हड़प नीति, हड़प नीति की शुरुआत, शुरुआत किसने की थी गाइस? इसी ने की थी। कब? 1848 में, 1848 में की, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय रेलवे का जनक इन्हीं को माना जाता है, भारतीय रेलवे का जनक। भारतीय रेलवे का जनक इन्हीं को माना जाता है क्योंकि आपको याद रखना है कि इन्हीं के समय जो है ये चली थी, पहली ट्रेन चली थी 1853 में, ठीक है। पहली यात्री ट्रेन चली थी।
पहली यात्री ट्रेन चली थी कहाँ से कहाँ तक? तो ये जो ट्रेन चली थी ये चली थी मुंबई से, मुंबई मुंबई से ठाणे तक, ठाणे तक। और कब चली थी तो याद रखिएगा 1853 में। ठीक है, 1853 में। नहीं दिख रहा होगा तो मेरी वॉइस सुन लीजिएगा, 1853। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है गाइस, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये जो हड़प नीति जो है, हड़प नीति में आपको ओवरऑल समझा देती हूँ। हड़प नीति वो था जिसके तहत जो है, अगर कोई भी जिसका शासन चल रहा है उसके पास अगर पुत्र नहीं है उनका खुद का, अगर वो गोद लेकर के किसी को उनका उत्तराधिकारी बना देते तो वो मान्यता नहीं होगा। वो जो जिस राज्य का जो वो रहेगा वो अगर डेट कर जाएगा और उनका अगर कोई पुत्र नहीं होता है तो उसको जो है ये अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। ठीक है ना, तो यही था हड़प नीति। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हड़प नीति के तहत इन्होंने सितारा को मिलाया था। ठीक है, उसके बाद झांसी संबलपुर झांसी को मिलाया था। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली की बात करूंगा तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये जो है सहायक संधि लागू किसने की थी? तो सहायक संधि को लागू इसी ने की थी। ठीक है, सहायक संधि लागू की। इसके बाद जो है अगर मैं लॉर्ड रिपन की बात करूँ गाइस तो लॉर्ड रिपन के बारे में आपको याद रखना है कि एल्बर्ट बिल जो है ये किनके समय आया था? इन्हीं के समय, एल्बर्ट बिल। ठीक है। इसके बाद जो है याद रखिएगा एल्बर्ट बिल इनसे संबंधित है। इसके बाद लॉर्ड कर्जन, इनके समय ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है तो याद रखिएगा इनके समय बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन डेट भी याद रखिएगा, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडलीय की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या फिर आयन मंडल? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल जो है वो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो यहाँ पे हम पृथ्वी के सब मंडल के बारे में एक एक बार करके अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्षोभ मंडल। क्षोभमंडल के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ठीक है। इसके बाद इसकी हम ऊंचाई के बारे में बात करेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है क्षोभमंडल की। तो इसकी ऊंचाई होती है वो 0 से लेकर 12 से 13 किलोमीटर, कहीं पे 12 किलो और कहीं कहीं पे 13 किलोमीटर ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो 12 से 13 किलोमीटर रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा मौसम से संबंधित जितनी भी घटना होती है, मौसम से संबंधित घटना जो है ये आपके क्षोभ मंडल में होगी। मौसम से संबंधित घटना, बारिश होना, आंधी आना, ये सब जो है घटना जितनी भी होगी वो क्षोभ मंडल में, वायुमंडल की सबसे निचली परत में। तो मौसम से संबंधित घटनाएं जो होंगी ये क्षोभ मंडल। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे मध्यमंडल के बारे में। मध्यमंडल के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है। मध्यमंडल की सबसे पहले हम ऊंचाई की बात करेंगे। तो इसकी ऊंचाई होती है गाइस 50 से 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है मध्यमंडल की। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, सबसे ठंडी परत होती है। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है गाइस कि ये जो परत होती है ये जो है उल्का सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। आपसे पूछा जाता है प्रश्न में कि उल्का सुरक्षा की तरह जो काम करती है वो कौन सी है गाइस? तो याद रखिएगा ये आपका मध्यमंडल है, उल्का सुरक्षा की तरह काम करती है, सुरक्षा की तरह काम करती है। तो ये हो गया मध्यमंडल के बारे में। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे समताप मंडल के बारे में। तो एक हम अलग कलर ले लेते हैं, समताप मंडल। तो समताप मंडल के बारे में क्या याद रखना है? इसकी ऊंचाई, तो समताप मंडल की ऊंचाई कितना है गाइस? तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है 12 से 50 किलोमीटर।
12 या फिर 13 से 50 किलोमीटर। ठीक है ना? 13 लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर क्षोभ मंडल जो है वो कहीं कहीं पे आपको 12 से 13 देता है, ठीक है ना, कहीं कहीं पे 13 देता है, तो यहाँ पे भी आप 13 ही लिख लीजिए, ठीक है। 13 से 50 किलोमीटर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा यहाँ इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि जो ओजोन परत है गाइस, ओजोन परत है और जेट विमान सब जो होता है, जो आपका जो है ये सब इसी में उड़ता है, ठीक है ना। तो ओजोन परत सबसे पहले लिखिए, ओजोन परत इसी में स्थित है। ओजोन परत स्थित है, इसी परत में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो है वायुयान जो उड़ते हैं, वायुयान इसी परत में उड़ते हैं, इसी परत में उड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अब आ जाता है एक और, याद रखिएगा, 3 के बारे में तो मैं समझा चुकी हूँ। क्षोभ मंडल, समताप मध्य मंडल और समताप मंडल। अब थोड़ा सा आयन मंडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आयन मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 80 से 400 किलोमीटर। 80 से 400 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है ये इसमें आपको याद रखना है कि ये परत जो है ये क्या करती है, रेडियो तरंगों को क्या करती है, परावर्तित करती है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, दूर संचार जो है ये संभव होता है। तो इसमें जो है याद रखिएगा रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। रेडियो तरंगों को, रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, जो कि ये आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। परावर्तित करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है इसके बारे में? अगला पॉइंट याद रखना है कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो दिखने वाली रोशनी जो होती है वो इसी परत में होती है, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा और उसके बाद याद रख लीजिएगा कि इसमें ये जो परत होती है ये संचार और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो किसके लिए? संचार के लिए, संचार और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस नदी पर माता टीला बांध स्थित है? तो माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर, बेतवा नदी पर, माही नदी पर या फिर दामोदर नदी पर? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी पर हमारा माता टीला बांध स्थित है। माता टीला बांध के बारे में अगर हम बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा माता टीला बांध का निर्माण हुआ था 1958 में, इसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके कहाँ है माता टीला बांध? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के कहाँ? ललितपुर में, ललितपुर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है बेतवा नदी जो है गाइस, याद रखिएगा बेतवा नदी पे और कौन सा बांध है, तो याद रखिएगा राजघाट बांध। राजघाट बांध जो है ये किस पे स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा राजघाट बांध भी जो है ये आपके बेतवा नदी पर स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित, सीमा पर स्थित है। इसके अलावा जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आपका दामोदर नदी, ठीक है। तो बेतवा नदी पर आपको ये दो बांध याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर आपका कौन कौन सा बांध स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है मैंथन बांध की अगर मैं बात करूँ, तो मैंथन बांध जो है ये आपका जो है दामोदर नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपका कौन सा हो गया, तिलैया बांध। दूसरा कौन सा है? तिलैया,
तिलैया बांध, ये भी आपके जो है दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोनार बांध, ये भी आपके दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैंथन बांध आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा मैंथन बांध जो है ये आपके झारखंड में है, झारखंड में। तिलैया बांध की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका झारखंड में है, झारखंड। और कोनार बांध की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका झारखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नदी से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट नीलगिरी से जाना जाता है, सहादरी से जाना जाता है, मालवा पठार से, या फिर अन्नामलाई से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहादरी से जो है ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को जाना जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है पश्चिमी घाट यानी सहादरी के बारे में हम बात करेंगे। तो याद रखिएगा सहादरी पर्वतमाला का जो है ये आपको याद रखना है, जो इसको हम क्या कहते हैं, इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। ठीक है ना, पश्चिमी पश्चिमी घाट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इसकी जो है सहादरी या फिर पश्चिमी घाट की कुल लंबाई कितनी है गाइस, कुल लंबाई। ठीक है, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ कि महाराष्ट्र में जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में कुल लंबाई। ठीक है, तो महाराष्ट्र में इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 660 किलोमीटर, 660 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये आपके कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। ये गुजरात, गुजरात हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है ये गुजरात से शुरू होते हैं। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद गोवा, गोवा, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो है पश्चिमी घाट की जो है अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, अनाईमुडी। ठीक है, और अनाईमुडी की अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ कि अनाईमुडी की जो है ऊंचाई कितनी है, तो ये आपको याद रखना है अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर, 2695 मीटर। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस तो याद रखिएगा जो आपका जो पश्चिमी घाट जो है, जो आपका जो ये सह्याद्री पर्वतमाला है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है बेसाल्ट नामक जो है आग्नेय चट्टान से बनी है, बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान से बनी, आग्नेय चट्टान से बनी है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इसके बाद आपको क्या याद रखना है गैस, ये जो बेसाल चट्टाने जो होती है ये कैसा होता है गैस, तो अगर मैं बेसाल चट्टाने की बात करूँ तो ये जो है काली चट्टान होती है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा ये कठोर भी होता है बेसाल, और इसके बाद याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा भारी चट्टान होती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है पश्चिमी घाट की जो है पश्चिमी ढलान पर जो है याद रखिएगा यहाँ पर जो है भारी वर्षा होती है। ठीक है ना, पश्चिमी ढलान पर भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष घटित हुआ था। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये 1833 में घटित हुआ था, या फिर जो है 1881 में, 1880 में, या फिर 1885 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1883 में इल्बर्ट बिल ये हुआ था। इल्बर्ट बिल क्या था गाइस, तो याद रखिएगा इल्बर्ट बिल जो है ये मतलब कि जो यूरोपीय जो है नागरिकों पर जो है न्याय करने का अधिकार जो है ये भारत को दिया था इल्बर्ट बिल ने। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था, तो यही था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल के बारे में अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये किस पर आया था इल्बर्ट बिल जो है ये किसने किया था। तो इस समय जो थे वो कौन थे, तो इस समय भारत के वायसराय, भारत के वायसराय। तो भारत के वायसराय कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा भारत के वायसराय थे रिपन, लॉर्ड रिपन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये जो है भारत के वायसराय थे, तो इनका जो है कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका कार्यकाल था 1880 से 1884। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा, अब इसके बारे में हम एक एक पॉइंट को देखेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को अंत किया था। इन्होंने जो है लॉर्ड रिपन के जो है इन्होंने क्या क्या किया था हम उनको देखेंगे। तो पहला आपको याद रखना है कि इन्होंने वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। ठीक है। तो इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कब किया था, 1882 में। ठीक है, 1882 में। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसे जो है इन्होंने जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, इसलिए स्थानीय स्वशासन का इन्हें जनक भी माना जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन यानी कि जो है इन्होंने नगर पालिका जिला बोर्ड बनाए थे। ठीक है ना। तो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। ठीक है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है ये कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी 1882 में। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इन्होंने जो है जनगणना की शुरुआत की थी, यानी कि भारत में पहली नियमित जनगणना जो करवाई थी वो किसने करवाई थी, भारत में पहली नियमित जनगणना, भारत में पहली नियमित जनगणना, भारत में पहली नियमित जनगणना करवाई थी, कब करवाई थी गाइस, तो याद रखिएगा 1881 में। ठीक है। इसके बाद जो है आपको क्या याद रखना है गाइस, इन्होंने जो है और इसी के बाद जो पहली नियमित जनगणना 1881 में गई, इसी के बाद जो है हर साल, हर 10 साल लिख लीजिए। ठीक है ना, हर 10 साल में जो है जनगणना की परंपरा शुरू हुई थी, हर 10 साल में जनगणना होता है। इसी के बाद से। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इससे यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है विलियम हंटर आयोग की भी स्थापना करवाई थी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, विलियम हंटर आयोग की स्थापना करवाई थी, कब करवाई थी गाइस, तो याद रखिएगा ये भी 1882 में। ठीक है। और इसे जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी माना जाता था। ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट के बारे में जो है guys याद रखिएगा, ये जो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था, जिसको किसने, लॉर्ड लिटन ने लाया था, और अंत किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि Na किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है। तो यहाँ पे आपको Na बताना है किसका रासायनिक प्रतीक है, सोडियम का, नाइट्रोजन का, नियोन का या फिर निकल का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम का रासायनिक Na होता है। तो वहीं पे अगर मैं नाइट्रोजन की प्रतीक की बात करूं तो नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N। ठीक है, सोडियम का होता है Na। इसके बाद नियोन की अगर मैं बात करूं तो नियोन का होता है क्या, Ne। और निकल का अगर मैं बात करूं तो निकल का होता है Ni। ठीक है, तो ये जो है प्रतीक आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे सोडियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सोडियम के बारे में एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें सोडियम के बारे में याद रखना है कि यहाँ पे Na इसका प्रतीक होता है, तो परमाणु संख्या इसका कितना होता है, परमाणु संख्या। तो सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 11। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो आपको याद रखना है कि ये से आपके कौन से धातुओं में आता है। तो किस धातु समूह का हिस्सा है, तो याद रखिएगा क्षार धातु समूह का हिस्सा है। सोडियम एक क्षार धातु है। ठीक है, और क्षार धातु आपके आवर्त सारणी के जो है समूह 1 में आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये जो है इसका जो है ये बहुत ज्यादा जो है नरम धातु होता है। ठीक है, नरम धातु होता है। नरम धातु होता है, इसलिए इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा इसकी जो है सोडियम की खोज किसने की थी, खोज। तो ये आपको याद रखना है, सोडियम की खोज जो है ये डेवी ने की थी। और कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा 1807 में। ठीक है, और याद रखिएगा इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा इसके जो है सोडियम के कुछ रासायनिक गुण के बारे में मैं बताती हूँ, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है वायु और जल से जो है बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करती है। ठीक है ना, वायु और जल से बहुत जल्दी, यानी कि तीव्र तीव्र प्रतिक्रिया करती है। तीव्र प्रतिक्रिया करती है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है गाइस, कि ये जो है ये जो है जल के साथ मिलकर क्या बनाती है। तो जल के साथ मिलकर जो है हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये जो है जल के साथ मिलकर, जल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसे जो है किरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, किरोसिन, किरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, ताकि ये बहुत जल्दी प्रतिक्रिया ना करे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या फिर लैक्टोज। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लैक्टोज के बारे में, तो लैक्टोज के बारे में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका डी सैकराइड होता है। ठीक है ना, डी सैकराइड्स, डी सैकराइड होता है। ठीक है, डी सैकराइड मतलब क्या होता है ये आपको याद रखना है। तो डी सैकराइड मतलब होता है दो मोनो, दो मोनोसैकराइड, दो मोनोसैकराइड से
दो मोनोसेक्राइड से बनी होती है, ठीक है। जो ये दो मोनोसेक्राइड से बनी होती है, तो कौन कौन से दो मोनोसेक्राइड से बनी होती है? तो ये बनी होती है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से, ठीक है ना। गैलेक्टोज होगा, ठीक है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ये दो मोनोसेक्राइड से बनी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसका जो है सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं गाइस, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सुक्रोज के बारे में। तो सुक्रोज का जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22 O11, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं फ्रुक्टोज की बात करूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, तो फ्रुक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो थोड़ा सा अब हम बात करेंगे गाइस, तो किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे आपके जो है सुक्रोज के बारे में, ठीक है। तो सुक्रोज के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा, ये जो है आपके दो शकरा से बनी होती है। तो ये भी आपका सुक्रोज भी जो है आपका कौन सा होता है, डी सैकराइड होता है, ठीक है ना। डी सैकराइड्स, डी सैकराइड मतलब आप समझ रहे हैं ना, डी सैकराइड मतलब दो मोनोसैकराइड से बना होता है। डी सैकराइड होता है, तो ये जो है ये किससे किससे बना होता है guys? तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके, इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। इसे हम जो है अम, ये सबसे सामान्य टेबल शुगर होता है, ठीक है ना, सबसे सामान्य टेबल शुगर होता है, सामान्य टेबल शुगर होता है, ठीक है। जैसे आपका गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब सुक्रोज के एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हम फ्रुक्टोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रुक्टोज के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है आपका एक ही मोनोसेक्राइड होता है, ठीक है ना। फ्रुक्टोज जो है ये आपका एक मोनोसेक्राइड होता है, एक मोनोसेक्राइड सेक्राइड्स होता है, ठीक है। एक मोनोसेक्राइड होता है, ठीक है। और ये जो है याद रखिएगा सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, ठीक है। सबसे मीठी प्राकृतिक, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। शर्करा होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अब बात जाता है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है शरीर की मुख्य ऊर्जा का स्रोत आपका कौन सा है, तो ग्लूकोज है शरीर की मुख्य ऊर्जा का स्रोत। मुख्य ऊर्जा स्रोत आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है आपका ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज भी आपका जो है मोनोसेक्राइड होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो रक्त में जो है ये सीधे अवशोषित होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है ग्लूकोज जो है रक्त में सीधे अवशोषित होती है, अवशोषित अवशोषित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो किशन गंगा जो है ये किसकी सहायक नदी है, व्यास नदी की, रावी नदी की, झेलम नदी की, या फिर चेनाब नदी की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है किशन गंगा जो है गाइस, देखिएगा ये जो है आपके झेलम नदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा किशन गंगा नदी को जो है पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, पाकिस्तान में इसे नीलम नदी के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में
नीलम नदी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो आपका ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, किशनगंगा की उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति होती है कृष्णसर झील से। कृष्णसर झील, जो कि आपका कहाँ है गाइस, कृष्णसर झील जम्मू कश्मीर में। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है 245 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा इससे जो है इस पे जो है किशनगंगा नदी पर जो है 2005 में 2005 में किशनगंगा हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो है जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में गए, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हुई थी। जम्मू कश्मीर के जम्मी जम्मू कश्मीर के जो है guys, याद रखिएगा बांदीपुरा। इसको इस तरीके ये जम्मू कश्मीर में, और ये लिख लीजिए कहाँ से कहाँ तक फैली है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बांदीपुरा तक फैली हुई है। ठीक है ना। तो ये गुडेज से लेकर जो है गुडेज से कहाँ तक फैली हुई है, बांदीपुरा लिख लीजिए, बांदीपुरा तक। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, गिर वन्य अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण वन्य जीव अभयारण्य, या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ का रण वन्य जीव अभयारण्य जो है भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपके गुजरात में है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो है प्रसिद्ध किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, तो याद रखिएगा ये जो है जंगली गधा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जंगली गधा के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इस, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुआ था 1986 में। और याद रखिएगा ये भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूंगा इस, तो याद रखिएगा आपको याद रखना है कि यहाँ का जो है वातावरण जो है ये कैसा है गैस, तो याद रखिएगा यहाँ का वातावरण जो है ये आपको याद रखना है, ये जो है खारा है, रेतीला है, और याद रखिएगा और दलदली होता है। दलदली दलदली होता है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे गिर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो ये आपको याद रखना ये आपका कहाँ है, तो ये भी आपका जो है गुजरात में है। ठीक है। ये आपका गुजरात में है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके लिए है, इससे याद रखिएगा ये जो है प्रसिद्ध, तो याद रखिएगा ये प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। एशियाई शेर के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो है रणथंभौर, रणथंभौर जो है ये कहाँ है, तो ये आपके राजस्थान में है। ठीक है, रणथंभौर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये राजस्थान में है। और ये जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके लिए, तो ये प्रसिद्ध है बंगाल टाइगर के लिए। प्रसिद्ध, तो याद रखिएगा ये प्रसिद्ध किसके लिए है, बंगाल टाइगर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो है काजीरंगा, तो काजीरंगा जो याद रखिएगा ये जो है आपका असम में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये प्रसिद्ध किसके लिए है, प्रसिद्ध, तो याद रखिएगा ये प्रसिद्ध है आपके जो है एक सींग वाला गेंडा के लिए।
एक सींग वाला गेंडा के लिए। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसे जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पानी को शुद्ध करने में कौन सी विधि या बैक्टीरिया को नष्ट करती है। तो पानी को शुद्ध करने में जो है कौन सी विधि जो है ये बैक्टीरिया को नष्ट करती है। तो निष्पादन, अवसादन, क्लोरीनीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ये जो क्लोरीनीकरण जो है ना, ये जो है बैक्टीरिया को नष्ट करती है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका दो ऑप्शन है। निष्पादन, बहुत लोगों को ये वर्ड में ही दिक्कत होगा। निष्पादन किसे कहते हैं, जिसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन, अब बहुत लोगों को लगेगा कि फिल्टर क्या ही हुआ, पानी हम पीते हैं, लेकिन वो भी मैं आगे समझाऊंगी, ठीक है। इसके बाद अवसादन हम किसे कहते हैं, अवसादन हम जिसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन, तो ये दोनों मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइस, निष्पादन, इसमें क्या होता है कि जो पानी से जो है जो ठोस कणों को जो है ये सिर्फ हटाता है, ठीक है ना। निष्पादन जो है ये क्या करता है गाइस, याद रखिएगा, पानी पानी से ठोस कणों को हटाता है। ठोस कणों को हटाता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया को नष्ट लेकिन नहीं करता। और जो ये सेडिमेंटेशन होता है गाइस, ये जो है याद रखिएगा, ये भी जो है जो पानी का जो ठोस कण होता है उसको नीचे बैठाता है, ठीक है ना। तो ये भी ठोस कणों से ही संबंधित है, ठीक है। ये ठोस कणों को क्या करता है, ठोस कणों को नीचे बैठा देता है, बैठा देता है। लेकिन ये बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करता है। तो बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है, क्लोरीनीकरण करता है। ये कैसे करता है guys? तो यह देखिएगा, ये जो है जो भी बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं, इसको जो है क्लोरीन को जो है ये क्या करता है, पानी में मिलाया जाता है, जिससे बैक्टीरिया वायरस जो है ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पानी में जो है ये क्या मिलाया जाता है, क्लोरीन मिलाया जाता है। पानी में क्लोरीन, क्लोरीन मिलाया जाता है, ठीक है। जिससे बैक्टीरिया, वायरस ये सारी नष्ट भी होती है, और हैजा पेचिस बीमारियों से जो है ये बहुत ज्यादा इसमें इसमें जो है राहत मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्या यही एक तरीका है जिससे बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है, तो नहीं। इसके अलावा भी और भी प्रक्रिया है। जैसे अगर उबालना हुआ, ठीक है। पानी को शुद्ध करने के लिए और कौन कौन सी प्रक्रिया मैं वो बता रही हूँ। उबालना हुआ, इसके बाद आपको याद रखना जो पाराबैंगनी विकिरण होती है, पारा बैंगनी विकिरण। तीसरा कौन सा होता है गाइस, तीसरा आपका होता है गाइस, याद रखिएगा, ओजोन, ओजोन उपचार, ठीक है। तब ये तीनों जो है ये कैसे काम करता है वो मैं समझा देती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ उबालना, अगर आप पानी को उबालेंगे तो उसमें जितनी भी बैक्टीरिया होती है वो नष्ट हो जाती है। ये तो घरेलू है, ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। इसके बाद जैसे परावैंगनी किरण की अगर मैं बात करूँ, तो ये क्या करता है जो है, ये जो है सूक्ष्म जीवों के का डीएनए नष्ट कर देता है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों का जीवों का डीएनए नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। डीएनए नष्ट कर देता है। और याद रखिएगा, ये जो है ये अभी जो आधुनिक वाटर प्योरीफायर में जो है इसी का उपयोग होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ओजोन उपचार की अगर मैं बात करूँ, तो ओजोन उपचार क्या होता है, इसमें जो है ओजोन गैस को जो है पानी में मिलाकर जो है बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओजोन गैस को पानी में मिलाकर बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और ये जो प्रक्रिया, ये जो होता है ना गैस, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महंगी होती है, ठीक है ना। ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये महंगे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि प्लाज्मोडेस्माटा किसके बीच संपर्क स्थापित करता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये किसके बीच, दो पादपों कोशिकाओं के बीच, दो जंतु कोशिकाओं के बीच, एक कोशिका और उसके परिवेश के बीच, या कोशिमा कोशिका नामक साइटोप्लाज्म के बीच। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये जो करता है गाइज याद रखिएगा, ये करता है आपका जो है दो पौधों की कोशिकाओं के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो आपको क्या याद रखना है गाइस, ये जो है बहुत ज्यादा जो है इसके बारे में ज्यादा पॉइंट नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखिएगा कि ये क्या करता है, दो पौधों की कोशिकाओं भित्ति को जो है ये क्या करता है, पार करता है। ठीक है ना। दो पौधों की दो पौधों की कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति को पार करती है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके माध्यम से जो है ये क्या होता है गाइस, तो यहाँ पे जो है देखिएगा कि इसके माध्यम से, ठीक है ना, इसके माध्यम से इसके माध्यम से साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद बात करूँ तो हार्मोन आयन हार्मोन जो है वो क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी में जाता है। ठीक है ना। एक कोशिका से एक कोशिका से दूसरी में जाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है ये पौधे के विकास में जो है ये बहुत ज्यादा सहायक भी होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है ये कब किया गया था, 1955 में, 1896 में, 1997 में, या फिर 1884 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो निर्धारण हुआ था वो कब हुआ था, तो 1884 में हुआ था ये। और याद रखिएगा 1884 में कहाँ हुआ था, वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ था। वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ था। क्या आयोजित हुआ था, आयोजित अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन। अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन आयोजित हुआ था, वहीं पे ये निर्धारित हुआ। ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है याद रखिएगा 180 डिग्री देशांतर देशांतर पर स्थित होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है, त्वचा है, हृदय है, या फिर फेफड़ा है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ये त्वचा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइज, तो याद रखिएगा त्वचा जो है याद रखिएगा ये 3 परतों से बनी होती है। 3 परतों से बनी होती है। 3 परतों से बनी होती है। तो कौन कौन सी परत से बनी होती है गाइस, तो 3 परत में कौन कौन सा हो गया, पहला हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया गाइस, दूसरा हो गया हाइपोडर्मिस। तीसरा कौन सा हो गया गाइस, तीसरा हो गया आपका जो है
डर्मिस। ठीक है। तो जो ये एपिडर्मिस हो गया गाइस, याद रखिएगा एपिडर्मिस जो है ये सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत, ऊपरी परत। ठीक है। ये जो हो गया हाइपोडर्मिस हो गया, याद रखिएगा ये जो है सबसे अंदर की परत हुई। ठीक है ना, आंतरिक परत, आंतरिक परत हुई। और ये जो है याद रखिएगा ये मध्य परत हुआ, यानी बीच की परत। ठीक है। तो ये तीन परत होती है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो है इसका काम क्या होता है, यानी अगर मैं त्वचा के कार्य के बारे में बात करूं कि इसका काम क्या होता है गाइस, याद रखिएगा इसका काम होता है विटामिन डी का संश्लेषण करना, विटामिन डी का। ऐसे तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है मैं वो लिखा रही हूँ, संश्लेषण करना। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है ये जो है ये क्या करता है, अम, अम, तापमान नियंत्रित करता है। ठीक है, तापमान नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है guys, तो याद रखिएगा ये जो है गर्मी ठंड की जो है ठंड की जो है ये क्या करता है, संवेदनाएं देता है। ठीक है, संवेदनाएं देना, गर्मी ठंड की संवेदनाएं, संवेदनाएं देना। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो है इसमें जो है त्वचा का रंग का निर्धारण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा त्वचा के रंग का निर्धारण, रंग का निर्धारण। त्वचा के रंग का निर्धारण जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा वो होता है मेलेनिन की वजह से, मेलेनिन। इसी की वजह से जो है हमारी त्वचा का रंग का निर्धारण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, तो कोशिका भित्ति बैक्टीरिया में, जंतु में, पौधे में, या फिर बी और सी दोनों में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति जो है ये बी और सी दोनों में होगा। ठीक है। इसमें जो है बनी तो होती है कोशिका भित्ति की, लेकिन इसकी संरचना अलग होती है। अब इसकी संरचना के क्या होती है ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि बैक्टीरिया में जो है याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो है ये किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति जो है ये पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टाइडो, पेप्टाइडो ग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, बनी होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पौधे में जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसमें सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है, बनी होती है। ठीक है। इसके बाद एक और पूछा जाता है कि कवक में जो है कोशिका भित्ति किसकी होती है, कवक में, तो कवक में कोशिका भित्ति जो है याद रखिएगा काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा बात करेंगे कोशिका भित्ति के कार्य के बारे में। ठीक है। कोशिका भित्ति के कार्य, इसका काम क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो कोशिका भित्ति जो है ये क्या करती है गाइस, तो याद रखिएगा कोशिका को जो है स्थिर आकार देना इसका काम होता है। ठीक है। कोशिका को स्थिर आकार देना। ठीक है, पहला पॉइंट। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि कोशिका को जो है याद रखिएगा यांत्रिक क्षति और संक्रमण से बचाती है, कोशिका को यांत्रिक क्षति और संक्रमण, संक्रमण से बचाती है। ठीक है।
इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये कोशिका को फटने से बचाती है। कोशिका को फटने से फटने से बचाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग स्थित है तो उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सोनमर्ग, तो सोनमर्ग के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस? तो याद रखिएगा सोनमर्ग जो है ये जम्मू कश्मीर में तो स्थित है, लेकिन कौन से जिला में स्थित है तो ये भी याद रख लीजिएगा। ये जो जिला है गांदरबल। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इस इसका जो है सोनमर्ग का जो है ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है, सोनमर्ग का अर्थ होता है सोने के घास का मैदान। ठीक है ना, तो इसका सोनमर्ग का अर्थ क्या होता है? सोने का, सोने का घास का मैदान। ठीक है, अर्थ याद रखिएगा। पहला हो गया सोनमर्ग, इसके बाद दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा है आपका गुलमर्ग। तो ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, लेकिन गुलमर्ग जो है ये कौन से जिले में स्थित है guys? तो याद रखिएगा ये है आपके बारामूला जिले में। ठीक है ना, बारामूला जिले में, बारामूला जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर याद रखिएगा गैस कि याद रखिएगा कि ये जो है इसे क्या कहा जाता है गैस? तो गुलमर्ग को जो याद रखिएगा फूलों की घाटी या फिर जो है धरती का स्वर्ग कहा जाता है। फूलों की घाटी या धरती का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो है ये आपका कौन सा है? तीसरा जो हो गया ये आपका टनमर्ग। ठीक है, तो टनमर्ग के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है इसे क्या कहा जाता है? गुलमर्ग का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुलमर्ग का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, रूस और फिनलैंड के बीच या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भारत और चीन के बीच। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच हमारा मैकमोहन रेखा स्थित है। और याद रखिएगा इसे जो है इसे निर्धारित कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1914 के शिमला समझौते में, शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस लाइन को जो है ये किसने ये किया था, तो इस लाइन को जो ड्रॉ किया था वो सर हेनरी मैकमोहन ने, मैकमोहन ने। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इससे याद रखिएगा कि इसे जो है चीन जो है याद रखिएगा इसे जो है औपचारिक रूप से इसे अभी इसे नहीं मानता है। ठीक है ना, चीन इसको नहीं मानता है, इस रेखा को चीन नहीं मानता है। और चीन नहीं मानता है, इसी वजह से जो है आपका जो है 1962 का जो है भारत चीन युद्ध इसी वजह से हुआ था। 1962 का भारत चीन युद्ध यही कारण था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई है 890 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत की पहली रिकॉर्डिंग कलाकार कौन थी जिन्होंने ठुमरी को लोकप्रिय बनाया था? तो बेगम अख्तर, गिरजा देवी, गौहर खान या फिर रसूलन बाई। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गौहर खान जो है ये ठुमरी को लोकप्रिय बनाया था इन्होंने ही। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है
बेगम अख्तर, ठीक है ना। इसे जो है गजल की रानी कहा जाता है, गजल की रानी। और ये सब चारों जो है ये ठुमरी से ही संबंधित है, ठीक है। गिरजा देवी बनारस घराने से है, ठीक है। इसके बाद रसूलन बाई के बारे में आपको याद रखना है कि इससे जो है ये जो है ठुमरी की ये थी, तो ये आपको याद रखना है कि ये चारों जो है ये किससे संबंधित है, चारों आपके जो है ठुमरी से संबंधित है, ठुमरी से संबंधित है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है आपके गौहर जान के बारे में आपको याद रखना है कि इसे जो है रिकॉर्डिंग दीवा भी कहा जाता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग दीवा कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि थाई पुसम महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो थाई पुसम मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम या फिर तमिलनाडु। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाई पुसम महोत्सव जो है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और याद रखिएगा ये जो है इसमें जो है भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो है आपका जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो है पूर्णिमा से शुरू होकर ये कितना 10 दिनों तक चलता है, पूर्णिमा से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है, 10 दिनों तक चलता है, ठीक है। तो गाइज आज का सेशन आपका यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्लीज गाइज प्लीज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। एंड प्लीज आप सभी नोट बनाना ना भूलिएगा, इतने मेहनत से आपको सारी पॉइंट को क्लियर करती हूँ तो प्लीज आप सभी भी नोट बनाइए और उसका जितना ज्यादा हो सकेगी चीजों को रिवाइज करिए और अपना जो है तैयारी में अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।